हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 के लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर आए हैं। अगर आप भी 2 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में आरपीएफ एसआई की एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी शिफ्ट में, यानी कि ऑल शिफ्ट में, तो ये वीडियो आपको जरूर से देख कर जाना है, क्योंकि 100% गारंटी से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हम बताएंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर पूरी डिटेल डिस्कस करिए हमने हर एक क्वेश्चंस की, जो कि आपका जो पैटर्न है लेटेस्ट, जो कि अभी हाल ही में आरआरबी एएलपी में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम आपको कवर करवाएंगे और यही पैटर्न आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी आपको देखने को मिलेगा। सो सभी पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे की तैयारी को आप कंटिन्यू करिएगा। कुछ भी आप तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेना है। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ भी हम दे देंगे एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आरपीएफ एसआई एग्जाम से रिलेटेड आपको लेटेस्ट जो अपडेट है, एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली इस चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। तो मोस्ट आईएमपी जो है हम कवर यहाँ पर करेंगे, जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये बेस्ड होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का है आपका कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है और हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सीवी रमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीवी रमन जो है, इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, कब किया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था, किसको दिया गया था। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे। प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपने काम के लिए स्पेशली जाने जाते थे। तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको ये दिया गया था भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। वहां और उनके छात्र के एस कृष्णन ने खोजा कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो विक्षेपित प्रकाश अपनी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को बदल देता है। और ये जो घटना है अब तक अज्ञात प्रकार का प्रकाश प्रकीर्णन, जिसे उन्होंने संशोधित प्रकीर्णन कहा और बाद में इसे रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन जो है कहा गया। तो ये जो रमन प्रभाव है, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो क्वेश्चन बनता है कि जो सीवी रमन है, इनको किसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था, है ना। इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यही क्वेश्चन आपका ज़्यादातर बनता है, आपको डिटेल हमने बता दी है। गाइज, अगर आपने भी अभी टेक्स्ट बुक पास जो परचेस नहीं किया है, पास प्रो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज। अभी आपको सबसे कम प्राइस पर मिल जाएगा, यानी कि बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप यहाँ पर आपको प्राइस इंक्रीजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आप अभी भी परचेस नहीं करेंगे इतनी कम प्राइस पे, तो आगे ये प्राइस अब आपके आज के बाद में जो है कम नहीं होंगे। और आपको पता ये जो ऑफर है खत्म होने वाला है, तो आप जल्दी से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट डे है आज इस सेल का और आपको आरएसडी कूपन कोड अप्लाई करना है। हमने ये अप्लाई करके देखा तो सीधा सीधा आपको डायरेक्टली डिस्काउंट यहाँ पर पहले जो मिल रहा था उससे भी कई गुना ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो ये आरएसडी कूपन कोड आप डाल लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे कम प्राइस में पास प्रो अगर आप 1 ईयर के लिए ले रहे हैं तो 395 रुपये में मिलेगा। 2 ईयर के लिए ले रहे हैं तो और भी कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जल्दी से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डे है और मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से ये मौका निकल जाए, क्योंकि इसमें आप 1 साल या 2 साल जितने का भी ले रहे हैं, तो 1 साल या 2 साल तक बिना बेझिझक होकर किसी भी एग्जाम की, ऑल इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑल रेलवेज, ऑल एसएससी और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पीवाईपीज भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और पूरा जो है लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहता है। आप सभी को पता ही है टेक्स्ट बुक के बारे में, क्योंकि आपको ये ब्रांड ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें इसके बारे में पता ही है, तो कोई बताने की बात ही नहीं है। नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कर लीजिएगा, बेस्ट है। और आपको 1 साल की टेंशन ही आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी टेस्ट सीरीज और पास प्रो परचेस करने की। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लास्ट डेट है, इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो ये युवराज सिंह की है और ये जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, इनसे क्वेश्चन शिफ्ट में आपका बनता है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक मर्मस्पर्शी, मार्मिक और व्यक्तिगत कहानी है कि कैसे युवराज सिंह जो है कैंसर से बचे। सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना इन्होंने किया। युवराज सिंह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और कैंसर से जीवित बचे हैं। ऑलराउंडर है, पूर्व भारतीय, वहाँ एक ऑलराउंडर है और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज योगराज सिंह जो है इनके पुत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई जो छवि है
डैश होती है तो ये आभासी और उल्टी होती है, यानी कि एक संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी है इसके द्वारा जो छवि बनाई जाती है ये आभासी और उल्टा होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और उल्टा होता है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, एक व्यक्ति यानी कि एक वास्तविक उल्टा छवि बनाता है, क्लियर है। और अभिनेत्र लेंस साधारण आवर्धक के रूप में कार्य करता है, फिर से छवि उल्टा नहीं करता है और एक आभासी छवि बनाता है। तो कुल मिलाकर छवि आभासी और उल्टा ये बेसिकली बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से जुड़ी हुई है? तो ये बिष्णुपुर जो घराना है इससे जुड़ी हुई है एक विशिष्ट ध्रुपद शैली, आपको याद रखना है। देखिए बिष्णुपुर घराने से एक विशिष्ट ध्रुपद शैली जो है जुड़ी हुई है। ध्रुपद भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पुष्टि मार्ग संप्रदाय की हवेली संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी ज्ञात शैली है और दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2023 में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की? तो आपका मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। अब ये जो राशि है ये बढ़ाकर 1250 रुपये यानी कि 1250 रुपये कर दी गई है। तो आप याद रखिएगा इसमें आप 1250 रुपये जो है हर माह लाडली बहनों को दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को शुरू किया था। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा इन्होंने की थी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव है, क्लियर है। और जो शिवराज सिंह चौहान है जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना है क्योंकि केंद्रीय जो मंत्री हैं इनसे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो केंद्रीय जो कृषि मंत्री है ये है शिवराज सिंह चौहान, है ना। लाडली लड़कियों के लिए महिला लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू करने की बड़ी घोषणा की है, क्लियर है। तो आपको याद रखना है 1250 रुपये अब इसमें दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को जाति वर्ग परवाह किए बिना आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए 1000 रुपये की प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब 1250 रुपये आप अपडेट रखिएगा थोड़ी सी चीज़ों को। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ये कौन सा है? तो ये सोनपुर पशु मेला है जो कि आपका बिहार में लगता है, बिहार में, है ना। सोनपुर पशु मेला जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है बिहार में लगता है, सोनपुर पशु मेले के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है हर साल नवंबर के महीने में कार्तिक जो पूर्णिमा है इस पर आयोजित होने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो भारत का पूछिए या एशिया का, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोनपुर जो है पटना बिहार में गंडक जो नदी है इसके तट पर स्थित है। और इस मेले में घोड़ों, बकरियों, ऊँटों, गधों, पक्षियों, हाथियों का व्यापार किया जाता है, आपको ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है कौन सा है? तो ये वाइकिंग 1 हो जाएगा। वाइकिंग प्रथम इसका नाम है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। वाइकिंग लैंडर्स वर्ष 1970 के दशक में मंगल ग्रह पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान थे। और वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 यानी कि वाइकिंग प्रथम, वाइकिंग 2 द्वितीय, प्रत्येक में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर दोनों थे। तो 20 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 प्रथम जो है ये लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया और मंगल की सतह पर उतर गया। 2 महीने से भी कम समय के बाद 3 सितंबर 1976 को वाइकिंग द्वितीय लैंडर जो है ये मंगल ग्रह पर उतरा था। तो इन दोनों लैंडरों ने मंगल की सतह की तस्वीरें ली और मिट्टी के नमूनों और मंगल का जो वातावरण है इसका अध्ययन बेसिकली किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन। धौलागिरी प्रथम, ये जो है इसको श्वेत माउंटेन या व्हाइट माउंटेन या श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। तो धौलागिरी प्रथम या धौलागिरी फर्स्ट नेपाल हिमालय की धौलागिरी जो पर्वत श्रृंखला है इसमें स्थित है। धौलागिरी प्रथम को सफेद पर्वत, व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। और धौलागिरी जो है समुद्र तल से 8167 मीटर ऊपर है। दुनिया का सातवां सबसे ऊंचा पर्वत है और किसी एक देश की सीमा के भीतर सबसे ऊंचा पर्वत ये है। जब 1808 में धौलागिरी प्रथम की खोज की गई थी तब इसे जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना गया था। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि 1808 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी थी, है ना। तो धौलागिरी प्रथम हो जाएगा, याद रखना है। 30 साल बाद ये जो है सबसे ऊंची चोटी थी, 30 साल तक ये जो है सबसे ऊंची चोटी थी। फिर कंचनजंगा ने इसकी जगह ले ली थी, आपको अपडेट चीजें रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेनिस में सर्वाधिक जो है ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीते? राफेल नडाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल ने टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते। नोवाक जोकोविच के पास में जो है राफेल नडाल के साथ बराबरी पर 22 प्रमुख एकल खिताब का सर्वकालिक रिकॉर्ड बेसिकली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई अंबेडकर लाइव के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
और इन बुक्स से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप अपडेट चीज़ों को रखिएगा और अच्छे से देख कर जाइएगा। शशि थरूर की नवीनतम जो पुस्तक है अम्बेडकर है लाइव लॉन्च की गई है। सांसद और लेखक शशि थरूर की नवीनतम पुस्तक है अम्बेडकर है लाइव। इसको हाल ही में श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तुत ITC सोनार में प्रभा खेतान फाउंडेशन PKF के द्वारा आयोजित किताब कोलकाता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में युवा और पुराने ग्रंथ प्रेमी, एहसास महिला और फिक्की FLO के सदस्य ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर भारत में पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये हैदराबाद ने की है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आई थिंक CGL वगैरह में क्वेश्चन बन चुका है आपका, तो अच्छे से देख कर जाइएगा। हैदराबाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हैदराबाद जो है 11 फरवरी को पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। और 11 फरवरी को हैदराबाद में आयोजित होने वाली भारत में पहली बार ABB FIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की उल्टी गिनती जो है प्रशिक्षित कार्यक्रम के लिए टिकटों की जो बिक्री है इसके साथ में शुरू हो गई है। तो तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव हैं नगर प्रशासन अरविंद कुमार, इन्होंने यहाँ एक कार्यक्रम में पहला टिकट बुक किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने जनवरी 2023 में इसरो के साथ में एक MOU साइन किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। करंट के क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा देगी माइक्रोसॉफ्ट। इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को ईंधन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने कई क्लाउड आधारित और AI संचालित परियोजनाओं का प्रदर्शन किया और अंतरिक्ष तकनीक डोमेन में भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देने की अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का उदाहरण है? तो ये LIC हो जाएगा। LIC जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का एक उदाहरण है। एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान MBFI या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC एक वित्तीय संस्थान है जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं है या किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक जो एजेंसी के द्वारा पर्यवेक्षक नहीं किया जाता है। तो NBFC बैंक जो है इससे संबंधित वित्तीय सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि निवेश, जोखिम पूलिंग, संविदात्मक बचत और बाजार दलाली। तो भारत में NBFI के कुछ उदाहरण जैसे कि LIC हो गया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी NFBI का है। NBFI, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये सभी जो है NBFI के कुछ उदाहरण हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन इस तरह से ही आपका पूछा जाएगा। गाइस ये हमारी RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। RPF SI की संपूर्ण तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आप परचेस करते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। इसका डेमो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डेमो चेकआउट करके, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर डाला है। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको FLTs वगैरह, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और PYQs वगैरह, PDF नोट्स वगैरह सारी चीज़ें दुनिया भर की मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है RPF SI, जरूर से आप एक बार डेमो चेकआउट करके बाय नाउ पर क्लिक करके इसमें इनरोल कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। काफ़ी कम टाइम में इसी तरह से इस टेस्ट सीरीज को हमने डिजाइन किया है ताकि आप काफ़ी कम टाइम में भी अपनी तैयारी को एक नई दिशा और अपना स्कोर जो है बूस्ट अप कर पाएँ। तो आप एक बार एटलीस्ट चेक करके देखिएगा, अगर आप पसंद आए तो ले लीजिएगा। चलिए अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों का कौन सा भाग जो है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? तो ये रंध्र यानी कि स्टोमेटा इसको बोला जाता है। रंध्र पत्तियों के अधिचर्म में मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। और पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सेवन के लिए जिम्मेदार बेसिकली होते हैं। तो पौधे जो है यहीं से श्वसन ग्रहण करते हैं, ये सांस लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है इसका उपयोग करते हैं। इसको बेसिकली फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो हिमा दास जो है इनको जाना जाता है डिंग एक्सप्रेस के नाम से। स्प्रिंटर है हिमा दास, जिन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेलों 2018 में अपने स्वर्णिम प्रदर्शन और टोक्यो ओलंपिक जो है इसके लिए रणनीति के बाद जीवन पर खरा उतरी है। IAAF वर्ल्ड अंडर-20 जो चैंपियनशिप है इसमें हैट्रिक वैश्विक ट्रैक इवेंट के किसी भी प्रारूप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वास्तव में पहली भारतीय एथलीट ये बनी है जब उन्होंने 51.46 सेकंड की गति देखी।
और उन्होंने अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट का जो राष्ट्रमंडल खेले इसके 400 मीटर फाइनल के छठे स्थान पर रहने के लिए 51.32 सेकंड का भारतीय अंडर-20 रिकॉर्ड भी बेसिकली बना लिया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इन्होंने एक ये रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन था 1911 का, 1911 का कोलकाता जो अधिवेशन था, यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था दिसंबर 1911 में, है ना। तो कोलकाता जो सत्र था इसमें गाया गया था और इस सत्र की जो अध्यक्षता की थी ये बिशन नारायण धर ने की थी। राष्ट्रगान जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसके हिंदी संस्करण को जो है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। तो ये चीज़ें बेसिकली आपको पता होनी चाहिए और हर बार आपके एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पर है? ये तो कई मल्टीपल टाइम आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ये अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलता है। लोथल ये जो है गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है इसका सगरवाला गांव में इसके पास में स्थित है लोथल। तो आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बंदरगाह शहर है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर है। ये एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में, जहां मनका बनाना, चावल की खेती के साक्ष्य और डॉकयार्ड की खोज की गई थी। लोथल साइट जो है इसकी खोज 1954 में SR राव जो थे इनके द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट भी हर बार आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। क्लियर है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सबसे बड़े लोकप्रिय बायोस्फीयर रिजर्व है और दक्षिण भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है जो दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और नीलगिरी जो पहाड़ियों हैं इनमें स्थित है, यानी कि तमिलनाडु में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया? ये भी कई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुका है आपका। पाक जलडमरू मध्य करेक्ट आंसर रहेगा। भारत और श्रीलंका इनको अलग करने वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है? तो ये पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जो जाफना जिला है इनके बीच में है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक जो खाड़ी से जोड़ता है। इसकी जो कुल लंबाई है 85 मील है, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2023 में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजीव सिंह रघुवंशी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यूपीएससी ने भारत के अगले ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव सिंह रघुवंशी जो है इनकी सिफारिश की और भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने के सह सचिव और वैज्ञानिक निदेशक राजीव सिंह रघुवंशी इनको भारत के अगले ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI के रूप में नियुक्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सरकार को डॉक्टर GV सोमानी, जिनका विस्तारित कार्यकाल जो है फरवरी के मध्य में समाप्त होगा, के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की जो है सिफारिश की है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? है ना, तो ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। बंगाल के नवाब की इसमें हार हुई थी और बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था इस युद्ध के बाद में। सिराजुद्दौला जो है अली वर्दी जो खान था इसका पोता था। क्लियर है, तो इसी के बाद में जो है बंगाल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसने अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है सबसे पहले किस मामले में उन्नत किया गया? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गाइस, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको अभी तक बताए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी के बेस्ड पर बनेंगे और ये जो डिटेल बताइए यहीं से 100% क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी के अकॉर्डिंग। चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल संरचना शब्द जो है इसका उल्लेख नहीं है। विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये जो है केशवानंद भारती मामला था जिसने इस सिद्धांत को सुर्खियों में लाया और इसने माना कि संविधान के मूल ढांचे को एक संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। निर्णय ने संविधान की कुछ बुनियादी संरचनाओं को सूचीबद्ध किया, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, भारत की एकता और संप्रभुता, इसके अलावा सरकार का एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक जो है रूप, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और शक्तियों का विभाजन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरंग-दैर्घ्य की CGS जो इकाई है ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा सेंटीमीटर cm हो जाएगा, है ना। तरंग-दैर्घ्य की जो CGS इकाई है ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तरंग-दैर्घ्य की अलग अलग इकाइयां हो सकती है लेकिन तरंग-दैर्घ्य की जो CGS इकाई है सेंटीमीटर होती है।
तरंग दैर्घ्य दो क्रमागत तरंगों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, या एक तरंग के दो क्रमागत शिखरों और गर्तों के बीच की दूरी होती है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा जो है इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य एक विक्षोभ है जो एक माध्यम या निर्वात से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। विभिन्न प्रकार की तरंगे, यांत्रिक तरंगे, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय जो तरंगे और पदार्थ तरंगे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है कब हुई थी? ये 1955 में हुई थी। भारत के पहले विधि आयोग की जो स्थापना है 1955 में भारत के महान्यायवादी श्री MC सीतलवाड़ के अध्यक्षता के रूप में हुई थी। और भारत का विधि आयोग ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के एक आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य जो है कानूनी सुधारों के लिए काम करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस को भिन्नात्मक आसवन द्वारा वायु से अलग नहीं किया जा सकता है? तो हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर रहेगा। भिन्नात्मक आसवन का उपयोग करके हाइड्रोजन जो गैस है इसको हवा से अलग नहीं किया जा सकता है। भिन्नात्मक आसवन का उपयोग करके वायु पृथक्करण में किया जाता है, जिसमें तरल ऑक्सीजन, इसके अलावा तरल नाइट्रोजन, अत्यधिक केंद्रित आर्गन का जो उत्पादन है ये बेसिकली होता है। हमारे चारों ओर की जो हवा है कई अलग अलग गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन आदि का एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि उनके कथनांक में अंतर होता है इसलिए हवा को भिन्नात्मक आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। गाइस यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको कवर करवाए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। ये अभी हाल ही में RRB ALP का जो एग्जाम हुआ है इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए थे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। इनके अकॉर्डिंग ही आपको आगे की तैयारी को कंटिन्यू करना है। और गाइज ये टेक्स्ट बुक की तरफ से काफी अच्छा स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है। अब तक की सबसे प्राइस ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा डिस्काउंट है। और अगर आप ये RSD कूपन कोड यूज करते हैं तो अब तक की सबसे कम प्राइस में टेस्ट पास प्रो परचेस आप कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर परचेस कर रहे हैं तो ये कूपन कोड आपको डालना है RSD। ये डालने से ही आपको अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज लास्ट डेट है तो आज आप जरूर से कर लें और 2 ईयर का आप परचेस करेंगे तो और भी कम प्राइस में आपको किफायती पड़ जाएगा। तो जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा जो भी बेस्ट लगे। और यहाँ पर ऑल SSC ऑल रेलवेज एग्जाम का आपको एक्सेस मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर से कर लीजिएगा, है ना। ये हमारी RPF SI के लिए अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पे मिल रही है, लिमिटेड टाइम में। इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कर तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको FLTs वगैरह, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें रहेंगी। ये SSC DD की है, इस पर भी काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है और नाम मात्र के शुल्क पर ही आपको मिल जाएगी। साथ ही ये स्पेशल है RPF कांस्टेबल के लिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें भी डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी चीज़ें दे रखी है तो आप जाकर चेकआउट एटलीस्ट एक बार जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम टू टाइम सारी जो अपडेट है ये मिलती रहे, एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आपको करना होगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। तो आप जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।